नमस्कार। ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस यह शब्द आजकल हमको चारों तरफ से सुनाई दे रहा है। उसमें भी जब से चाइना में कोयले की शॉर्टेज के कारण मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को बंद किया गया, उसके बाद तो पूरे विश्व में इसके बारे में चर्चा होनी स्टार्ट हो चुकी है। हालांकि ये जो फिनोमिना है वो ओवरनाइट नहीं हुआ है। सिर्फ 2021 की ही मैं बात करूँ तो, और उसमें भी मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ यूरोप की, तो यूरोप में 2021 की शुरुआत से लेकर सितंबर एंड तक नेचुरल गैस की प्राइस 400% अप हुई है। इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस भी 250% अप हुई है। ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स का डेटा अगर आप देखोगे तो बातें स्पष्ट हो जाती है कि वर्ल्ड वाइड नेचुरल गैस, गैसोलीन और कॉल की प्राइस में ऑल टाइम हाई उछाल आया है। अब ये जो परिस्थितियों का निर्माण हुआ है उसके कारण पैदा हुई ये ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस परमानेंट है या टेम्पररी है, और आने वाले समय में उसका रुझान या ट्रेंड किस तरफ रहेगा, उस विषय में आज का ये वीडियो है। सर्वप्रथम तो मैं ये बात कर दूं कि ये जो ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस की बात अभी हम सुन रहे हैं आजकल, वो आने वाले समय में और ज़्यादा एग्रीगेट होने वाली है और ज़्यादा घनी या तीव्र होने वाली है। और उसको एग्रीगेट करने का जो काम करेगा वो है 19 नवंबर को होने वाला ल्यूनर एक्लिप्स या चंद्र ग्रहण। अगर भारतीय समय के अनुसार बात करूं तो 19 नवंबर को, और अगर यूएसए का समय मैं ले लूँ तो 18 नवंबर को एक लूनर एक्लिप्स या चंद्र ग्रहण होने जा रहा है। ये चंद्र ग्रहण ये ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस को और बढ़ा देगा, और उसको समझने के लिए हमें सर्वप्रथम लूनर एक्लिप्स के बारे में समझना पड़ेगा। अब जिस समय में ये चंद्र ग्रहण हो रहा है उस दिन का, उस समय के ग्रहों का बहुत ही ज़्यादा इस एनर्जी क्राइसिस के ऊपर इम्पोर्टेंस होने वाला है। सर्वप्रथम हम देखते हैं उस दिन के बारे में। वो जो दिन है वो दिन है कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा, और उसमें भी ग्रहण का स्टार्टिंग पॉइंट कुछ अलग होता है, ग्रहण का एंडिंग पॉइंट अलग होता है। तो कौन से समय की कुंडली को हमें देखना चाहिए, उसके लिए संहिता ग्रंथों में और सिद्धांत ग्रंथों में बहुत सारी चर्चा की गई है। यहाँ पर मैं सिर्फ एक सूत्र देना चाहूँगा, और अगर मैं ब्रह्मस्फुट सिद्धांत ग्रंथ में से एक सूत्र यहाँ पर दे रहा हूँ। सिद्धांत ग्रंथ ये कहता है, स्फुट तिथ्य वसाने तु मध्यम ग्रहणम आदिशेत। अगर श्लोक को या सूत्र को डिकोड करें तो ये समझ में आता है कि ग्रहण की सर्वाधिक इंटेंसिटी कहाँ पर होगी, और ग्रहण की कुंडली किसको समझना चाहिए, चंद्र ग्रहण को, वो समझाने के लिए यहाँ पर ये कहा गया है कि जब चंद्र ग्रहण में वास्तविक समय में जब पूर्णिमा होती हो, सो पूर्णिमा जब होती है वो जो समय होता है वही समय हमें ग्रहण की महत्तम इंटेंसिटी का समय लेकर कुंडली बनानी चाहिए और उसका अभ्यास करना चाहिए। अब भारतीय समय के अनुसार 2:28 PM 2:28 दोपहर को पूर्णिमा होती है। आप इस समय की कुंडली को देखें तो मीन लग्न आ रहा है। लग्न का स्वामी गुरु नीच होकर मकर के शनि के साथ बैठा हुआ है। पूरे ग्रहों की परिस्थितियों का अभ्यास करके, गुरु का, शनि का, राहु और केतु का और बाकी अन्य ग्रहों का अभ्यास करके, राहु केतु की परिस्थिति भी यहाँ पर देखी जाती है, याद रहे। सो ये कहा गया है कि गुरु जो कि लग्नेश हो रहा है वो तो 20 नवंबर को ही, दैट मीन्स ग्रहण हो रहा है 19 नवंबर को, और 20 नवंबर को ही वो तो आगे जाकर कुंभ राशि में आ जाएगा। लेकिन फिर भी ओवरऑल ग्रहों की परिस्थितियों को देखने के बाद, क्योंकि जो गुरु ग्रह है वो तो
परिवर्तन करने के लिए तैयार बैठा हुआ है, तो उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता। तो संहिता ये कहती है कि जब तक शनि मकर में है तब तक यह एनर्जी क्राइसिस रहेगी, और शनि अप्रैल 29, 2022 को कुंभ राशि में जाएगा, तब तक यह एनर्जी क्राइसिस रहेगी और उसके बाद के समय में धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता यह क्राइसिस ख़त्म हो जाएगी। आपको जान के आश्चर्य होगा कि ऐसा ही प्रिडिक्शन एक वर्ल्ड की अन्य संस्था ने भी किया है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के ब्लॉग ऊपर अक्टूबर 21, 2021 को एक ब्लॉग पब्लिश किया था और उसमें उन्होंने रिसर्च करके यह प्रिडिक्शन किया था कि सेकंड हाफ ऑफ 2022 में चीज़ें ठीक होगी। आहिस्ता आहिस्ता सेकंड हाफ, दैट मीन्स आफ्टर मई या जून 2022 के बाद परिस्थितियों में सुधार आएगा और आहिस्ता आहिस्ता यह क्राइसिस ख़त्म हो जाएगा। सो इतनी समानता है भारतीय संहिता ग्रंथों के प्रिडिक्शन में और अभी जो IMF प्रिडिक्शन कर रहा है उसके बीच में। अब ये चंद्र ग्रहण जो हो रहा है, यह क्राइसिस तो चल रही है, अभी भी चल रही है, लेकिन ये जो आने वाला चंद्र ग्रहण है वह इस क्राइसिस को और बढ़ा देगा। ये हम किस सिद्धांत से कह रहे हैं वो भी समझने जैसा है, और वो समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि ये चंद्र ग्रहण कौन से दिन हो रहा है और उसका महात्म्य क्या है। चंद्र ग्रहण जो हो रहा है उसको कहा गया है कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा, लेकिन इसी दिन को हम देव दिवाली या देवों की दीपावली भी कहते हैं। अब देव का अर्थ क्या? देव का अर्थ समझाते हुए यास्क मुनि ने अपने निरुक्त ग्रंथ में यह व्याख्या दी है। देवो दानाद वा दीपनाद वा द्योतनाद वा। अगर सूत्र को डिकोड करें तो देव का अर्थ ये है जो हमें रिसोर्सेज देते हैं, लाइट देते हैं, एनर्जी देते हैं। हमें जो रिसोर्सेज दे, लाइट दे और एनर्जी दे, ऐसे यूनिवर्सल स्पिरिट्स को देव कहते हैं। अब मज़ा ये है कि देव दिवाली के दिन ग्रहण हो रहा है, दैट मीन्स देवों के ऊपर ग्रहण हो रहा है, और देव का अर्थ हो गया एनर्जी। एनर्जी जो रिसोर्सेस है हमारे, उसी के ऊपर ग्रहण लगने वाला है, और इसीलिए ये आने वाले समय में जैसे ही ये 19 नवंबर को ये चंद्र ग्रहण होगा, ये चंद्र ग्रहण ये एनर्जी क्राइसिस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। अब सवाल ये जगेगा कि ये क्राइसिस कब तक रहेगी इस सिद्धांत के आधार पर। तो संहिता ग्रंथ और सिद्धांत ग्रंथ दोनों इसमें ये कहते हैं कि एक चंद्र ग्रहण से पैदा होने वाली दिक्कतें तब तक रहती है जब तक दूसरा चंद्र ग्रहण न हो जाए, और दूसरा चंद्र ग्रहण हो रहा है मई 16, 2022 को। 19 नवंबर से जो एनर्जी क्राइसिस बढ़ेगी वो क्राइसिस रहने वाली है मई 16 मई 2022 तक। दैट मीन्स ऑलमोस्ट फर्स्ट हाफ ऑफ 2022। एक अन्य तरीके से भी लूनर एक्लिप्स को हम समझ सकते हैं, और वो ये है कि यह ग्रहण कौन से नक्षत्र में और कौन सी राशि में हो रहा है। तो इस दफ़े ये जो ग्रहण हो रहा है देव दिवाली को, वो ग्रहण हो रहा है कृतिका नक्षत्र में और वृषभ राशि में। अब कृतिका नक्षत्र के लिए पुराणों में वेद व्यास जी ने एवं संहिताकारों ने यह सूत्र दिया है, कृतिका देवताम अग्निम, अर्थात कृतिका नक्षत्र देवताओं की अग्नि या ऊर्जा है। ये सूत्र भी यही कहता है कि कृतिका नक्षत्र में ग्रहण होने जा रहा है, उसका अर्थ ये हुआ कि एनर्जी जो रिसोर्सेस है हमारे, उसमें क्राइसिस आएगी। इतना ही नहीं, जिस राशि में यह ग्रहण हो रहा है वह राशि है वृषभ राशि, और वृषभ राशि जो है वो है पृथ्वी तत्व की राशि, अर्थात पृथ्वी के अंदर से निकलने वाले कोल, नेचुरल गैस या जो एनर्जी रिसोर्सेस है
उसके ऊपर ये ग्रहण लगने वाला है। ये चीज़ भी यही दर्शा रही है कि एनर्जी क्राइसिस बढ़ने वाली है, और जैसे ही लूनर एक्लिप्स होगा मई 2021 को, उसके बाद ये क्राइसिस और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। अब जैसा कि हमको पता है कि ये जो एनर्जी क्राइसिस है वो पूरे विश्व को अफेक्ट करने वाली है, लेकिन उसमें भी कौन से प्रदेशों में यह एनर्जी क्राइसिस ज़्यादा रहेगी वो समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि लूनर एक्लिप्स जो बन रहा है 19 नवंबर को, उसका पाथ क्या है। और अगर हम उसका पाथ देखें तो ईस्ट एशिया, नॉर्थ यूरोप, नॉर्थ अमेरिका या यूएसए, साउथ अमेरिका का महत्तम भाग, ऑस्ट्रेलिया और पैसिफिक ओशन में ये ग्रहण की सर्वाधिक असर रहेगी, क्योंकि वहीं से उसका पाथ जा रहा है। अब भारत में तो यह ग्रहण दिखने वाला भी नहीं है, बट दैट डजंट मीन कि भारत में एनर्जी क्राइसिस नहीं होगी। संहिता ग्रंथों में ग्रहण की इफ़ेक्ट पूरे विश्व में किस तरह से काम करेगी वह दर्शाने के लिए चतुष्पाद सिद्धांत दिया गया है। याद रहे, ये जो एक्लिप्स है, आइदर वो सोलर हो या लूनर हो, वह वैश्विक घटना है, यूनिवर्सल घटना है। हमें वो दिखाई दे या न दिखाई दे, लेकिन पूरे विश्व के ऊपर उसका इफ़ेक्ट होता ही है। कुछ जगहों पर उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी और कुछ जगह पर उसकी इंटेंसिटी कम होगी, लेकिन इफ़ेक्ट पूरे विश्व के ऊपर होगी। सो कौन से प्रदेशों में उसकी इफ़ेक्ट ज़्यादा होगी वो समझाने के लिए संहिता ग्रंथों में चतुष्पाद सिद्धांत दिया गया है। उस सिद्धांत के अनुसार जहाँ पर ग्रहण दिखाई देता है वहाँ पर त्रिपाद चतुष्पाद इफ़ेक्ट होती है। दैट मीन्स 75% to 100% उसकी इफ़ेक्ट होती है। और जहाँ पर चंद्र ग्रहण नहीं दिखाई देता वहाँ पर एक पाद द्विपाद, दैट मीन्स 25% to 50% उसकी इफ़ेक्ट होती है। सो अगर हम ये लूनर एक्लिप्स का पाथ देखें और इंटेंसिटी को समझना चाहे तो लूनर एक्लिप्स के पाथ के अनुसार ईस्ट एशिया, नॉर्थ यूरोप, यूएसए, साउथ अमेरिका के महत्तम प्रदेश, ऑस्ट्रेलिया और पैसिफिक ओशन के सर्टेन एरियाज़ में इसकी इफ़ेक्ट सबसे ज़्यादा रहने वाली है। भारत पर भी इसकी इफ़ेक्ट होगी और जहाँ पर यह ग्रहण नहीं दिखाई दे रहा है वहाँ पर भी उसकी इफ़ेक्ट तो होने ही वाली है। आने वाले समय में यह क्राइसिस और ज़्यादा तीव्र होगी, लेकिन जो हमें राहत दे वैसे समाचार यही है कि आइधर जब तक शनि मकर राशि में है, दैट मीन्स 29 अप्रैल तक, या फिर जब तक दूसरा चंद्र ग्रहण न हो जाए, दैट मीन्स मई 16, 2022 तक ही ये एनर्जी क्राइसिस रहने वाली है। ये परमानेंट फिनोमिना नहीं है। एनर्जी क्राइसिस आइदर इन दोनों डेट्स में, या फिर अगर हम थोड़ा जनरलाइज करें तो फर्स्ट हाफ ऑफ 2022 तक ही एनर्जी क्राइसिस महत्तम होगी। उसके बाद ये एनर्जी क्राइसिस धीरे धीरे ख़त्म होती जाएगी, ये याद रहे। तो इतना डरने की बात नहीं है। अंत में आने वाली ये एनर्जी क्राइसिस हम सबको मिनिमम इफ़ेक्ट दे ताकि हम सबको लघुत्तम नुकसान हो, ऐसी प्रभु चरण को प्रार्थना करके मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।